पंजाब से बड़ी खबर है। पंजाब में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई और पंजाब में बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 2019 में बीजेपी और अकाली दल ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, ये आप जानते हैं। गठबंधन को 13 में से 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और बीजेपी को 2 और अकाली दल को 2 सीट मिली थी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ MSP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਆਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ BJP ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ BJP ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਾਣਗੇ। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को आपने सुना, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई। हमारे सहयोगी असीम बस्सी जुड़ चुके हैं जानकारियों के साथ, उनका सीधे ही रुख कर लेते हैं। असीम, ये अब बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी पंजाब में बीजेपी। अब शिरोमणि अकाली दल से बात नहीं बन पाई सीट को लेकर भी और गठबंधन को लेकर भी, इसका क्या असर पड़ेगा चुनावों में? असीम, देखिए 4 कॉर्नर्ड हो जाएगा। कांग्रेस, आप, बीजेपी, अकाली दल अपना अपना उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब किसानी आंदोलन पिछली बार हुआ था तब ये अलायंस टूटा था। इस बार लग रहा था कि अलायंस हो जाएगा, बात बन जाएगी। कोर कमेटी भी अकाली दल की हुई थी, लेकिन जो पिछले दिनों कोर कमेटी अकाली दल की हुई उसमें कुछ लीडर्स ने रिलक्टेंस भी शो की थी। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने अनाउंस कर दिया कि हम अकेले जाएंगे। हमने लोगों से बात की है, कार्यकर्ता से बात की है। डेफिनेटली असर पड़ेगा कि बीजेपी का भी इस बार पंजाब में टेस्ट होगा। कभी हमने देखा है कि जब भी पंजाब में लोकसभा इलेक्शन जब देश में होता है तो पंजाब में जो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि 3 सीटें पहले लड़ती थी बीजेपी, लेकिन इस बार बीजेपी को 13 की 13 अकेले लड़ना पड़ेगी, क्योंकि पहले अलायंस में थे अकाली दल के साथ। तो इस बार 13 कैंडिडेट खड़े करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि रूरल एरियाज में भी, क्योंकि बीजेपी हमेशा अर्बन में इनका जो है वो स्ट्रेंथ रहा है, रूरल में अकाली दल पर डिपेंडेंसी रहती थी। लेकिन इस बार रूरल एरियाज में भी अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और पता लगेगा कि कितनी इनकी स्ट्रेंथ है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि वो अकेले लड़ेंगे और जो भी रिजल्ट रहे वो अलग बात है, लेकिन वो अकेले लड़ेंगे। और कई जगह पे हालांकि कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं हुए, लेकिन कई जगह पे कई लोगों ने तैयारी भी शुरू कर दी। सो बीजेपी यहाँ पर थोड़ा सा एक कह सकते हैं फ्रंट फुट पे चल रही है जहाँ तक कैंपेन की बात है। लेकिन किसानी आंदोलन के बाद थोड़ा सा दोनों पार्टियों में भी एक दोबारा जो बैक चैनल खुला था वो दोबारा बंद हुआ और तभी आई थिंक बीजेपी ने अनाउंस किया कि हम अकेले इस इलेक्शन में लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है असीम, अब चुनौती बड़ी हो जाएगी। 13 की 13 सीटों पर अकेले ही ताल ठोकना पड़ेगा बीजेपी को और चुनौती इसीलिए बढ़ जाएगी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब अगली खबर का रुख करते हैं। केजरीवाल पर दंगल लगातार जारी है। चुनाव में किसका मंगल होगा, इसके साथ ये सवाल भी बना हुआ है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली की राजनीति आज भी गर्म है। आम आदमी पार्टी ने PM आवास के घेराव का ऐलान किया हुआ है। प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। जबकि केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। जेल से ही सरकार चलाने का दम भर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और साथ ही आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी भी लगातार हमलावर है। दूसरी ओर पटेल चौक की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता
पहुंचे हुए हैं। लगातार वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर के वो पहुंचे हैं यहाँ पर। लेकिन अभी जानकारी ये आ रही है कि इनको हिरासत में लेना शुरू हो चुका है, इनको हिरासत में लिया जा रहा है। ये देखिए, आप तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप और बीजेपी में संग्राम, चुनाव में अब इसका अंजाम क्या होगा? दो तस्वीर, एक और बीजेपी और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं केजरीवाल के खिलाफ। दूसरी ओर बीजेपी भी लगातार हल्ला बोल कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। ईडी की कस्टडी में है अरविंद केजरीवाल और बाहर सड़कों पर इस तरीके से संग्राम है। पीएम आवास के घेराव का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है और दूसरी ओर बीजेपी भी लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर दोनों ही उतरे हुए हैं, एक और आम आदमी पार्टी और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल ईडी की कस्टडी से लगातार निर्देश भी जारी कर रहे हैं। पहले जल मंत्रालय को लेकर और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर उन्होंने आज भी निर्देश जारी किया है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार नारेबाजी। आम आदमी पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं और इनको हिरासत में भी अब लिया जा रहा है, ये भी बात सामने आ रही है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन की तस्वीर इस वक्त, और ये इस वक्त आप बीजेपी का ये प्रदर्शन देख रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस तरीके से बीजेपी भी लगातार हल्ला बोल कर रही है। भ्रष्टाचार मिटाना है, ये संकल्प हमारा है, नारेबाजी करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक। एक और आम आदमी पार्टी ने पीएम आवास के घेराव का ऐलान किया है और दूसरी ओर बीजेपी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर इस तरीके से नारेबाजी कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर पोस्टर लेकर ये भी पहुंचे हुए हैं। और हमारे सहयोगी अहमद बिलाल जुड़े हुए हैं जानकारियों के साथ, सीधे आइए उन्हीं के पास लिए चलते हैं। अहमद बिलाल, क्या तस्वीरें आप आसपास देख रहे हैं? बिलाल, आवाज आ रही है आपको? संचालन कर रहे हैं हमारे भाई अशोक जी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं जो है वो यहीं बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हुआ। बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और यहाँ पर जो नारेबाजी जो है वो यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से की जा रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा जो है वो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से जो है वो यहाँ पर मांगा जा रहा है और मंच से लगातार जो वक्ता है वो अपनी बातें रख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने जो कथित आबकारी घोटाला है उसको उठाया और उसके बाद जो है वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अब ईडी के हिरासत में है। अभी कुछ देर में ही जो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। पूर्व एमपी जो है वो हर्षवर्धन हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है। हर्षवर्धन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अब अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है, अब क्या मांग है आप लोगों की? नहीं, मांग हमारी ये है कि इतने बड़े शराब घोटाले में जिसमें उप मुख्यमंत्री जेल में है, 1 साल से जमानत नहीं मिल रही, राज्यसभा सांसद जेल में है और एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली का पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। लेकिन वो तो अब अरविंद केजरीवाल जो है उनको भी इस घोटाले के अंदर उनकी लिप्तता पाई गई है। उनको ईडी ने अरेस्ट किया है। 3 वकील प्रस्तुत करने के बाद भी ईडी की रिमांड से वो बच नहीं पाए। तो ये तकाजा है टेक्निकलिटी का, मोरालिटी का, नैतिकता के। अब उन्हें तुरंत इस्तीफा देके और दूसरे आदमी को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। वो तो आदेश जारी कर रहे हैं, आज भी उन्होंने एक आदेश जारी उनके जो 2 आदेश अभी तक आए हैं उसमें उन्होंने यही बताया है कि 9 साल के बाद भी दिल्ली में लोगों के लिए पानी की किल्लत है, गंदा पानी मिल रहा है, पानी के टैंकरों का घोटाला है, दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, अस्पतालों में जांच नहीं हो रही, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अब 9 साल के बाद यही बात लोगों को बता रहे हैं, इसकी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कितनी हास्यास्पद बात है।
9 साल से क्या कर रहे थे कि 48 घंटे जेल में जाते ही तुमको इन बातों की चिंता हो गई? इससे पहले 9 साल क्यों नहीं चिंता की आपने? ठीक है, शुक्रिया। और भी कुछ नेता है बात करने के लिए। सर, क्या कहेंगे? अब केजरीवाल जो है वो ईडी की हिरासत में है, ऐसे में अब आप लोग मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल इस्तीफा दे, लेकिन वहां से तो आदेश पे आदेश आ रहे हैं, 2 आदेश आ चुके हैं। दिल्ली की जनता के साथ केजरीवाल जी धोखा कर रहे हैं। जिस प्रकार से गुंडे बदमाश जेल से सरकारें चलाते हैं, जेल से अपने माफियाओं को आदेश देते हैं, उसी प्रकार से केजरीवाल जी कर रहे हैं। जनता ने उनको ईमानदार समझकर चुना था। आज वो भ्रष्टाचार के नाम पे जेल पे हैं। जनता ने उनको ईमानदारी के नाम पे चुना था, भ्रष्टाचार के नाम पे जेल है और गुंडों की तरह सरकार चलाना चाहते हैं। तो हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। दिल्ली तो की देखिए, जनता यहाँ के पर साथ दिल्ली फिलहाल की जनता के धोखा साथ हुआ धोखा है ऐसा और कहना है। केजरीवाल का इस्तीफा वो मांग रहे हैं। ये बात अपनी एक बार फिर से दोहराते हुए बीजेपी की ओर से तमाम नेता और डॉक्टर हर्षवर्धन, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, वो भी सुनाई दिए। अब दीपक का रुख कर लेते हैं, पटेल चौक पर वो मौजूद है। दीपक, वहां पर आम आदमी पार्टी किस तरीके से हल्ला बोल कर रही है? खबर ये भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों को अब हिरासत में ले रही है पुलिस। जी बिल्कुल, अब तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा चुका है और तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से बसों में भरकर लोगों को ले जाया जा रहा है। सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि पंजाब से भी और दिल्ली से भी, हरियाणा से भी लोग आए हैं। कहाँ मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट था। मैं आम आदमी पार्टी का जो फाउंडर। कहाँ ले जा रहे हैं आप? ये जहाँ भी ले जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जो है डरने वाले नहीं है। जांच चल रही है तो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? जांच नहीं चल रही है, ये चुनावी ध्रुवीकरण चल रहा है मोदी का। मोदी चुनाव हार रहा है। कार्यकर्ता हैं जो यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे थे, कई लोगों को डिटेन किया जा चुका है। महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची थी, उनको भी पुलिस की तरफ से एक साइड किया गया है। कई महिला कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा चुका है अब तक और तमाम पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के आसपास इनको गैदर होना था, करीबन 10 बजे का वक्त था और जैसे जैसे लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए वैसे वैसे पुलिस ने इन सबको यहाँ से उठाना शुरू कर दिया। धारा 144 लगी हुई है, ये वजह कि किसी को यहाँ पर रुकने की इजाजत नहीं है। ये देखिए सामने की तरफ से जैसे जैसे कार्यकर्ता आगे की तरफ पहुंच रहे हैं उनको यहाँ पर पुलिस डिटेन कर देती है, किसी को बैठने की इजाजत नहीं। धारा 144 इस पूरे इलाके में लगाई गई है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो लोग अपने दफ्तरों के लिए जा रहे हैं उनको आई कार्ड उनके चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जुटना लगातार जारी है और यही वजह है कि बसों में भरकर इनको ले जाया जा रहा है। कुछ नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है वो लगातार विरोध हो रहा है। ये देखिए सामने की तस्वीर, ये बस लगाई गई है और यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एक एक कर पहुंच रहे हैं। महिला कार्यकर्ताएं भी यहाँ पर पहुंची थी और तमाम जो लोग हैं उनको ये मैसेज दिया गया था कि आज पंजाब से, दिल्ली से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर जमा होना है और विरोध करना है। आदिल अहमद खान आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आदिल, आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है कि जब जांच चल रही है, आप तो हमेशा ये कहते आए हैं कि हम तो जांच से भागते नहीं है, फिर इस तरह के प्रदर्शन की क्या जरूरत है? किस चीज की जांच चल रही है? उस शरद चंद्र रेड्डी के गवाही पर जांच चल रही है जिसने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आखिर जेपी नड्डा की जांच क्यों नहीं हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की जांच क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी की जांच क्यों नहीं हो रही है? उनको तो 60 करोड़ रुपए की रिश्वत मिला है ना शरद चंद्र रेड्डी से। अरविंद केजरीवाल जी को जिस व्यक्ति के गवाही पर गिरफ्तार किया गया है वो तो पहले कह रहा था कि उसके ऊपर ईडी दबाव बना रही है कि बोलो कि अरविंद केजरीवाल जी को 100 करोड़ रुपए दिए हैं। दूसरे दिन उसको ईडी गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है, 6 महीने के लगभग वो जेल में रहता है, बाहर आता है, अप्रूवर बनता है, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गवाही देता है, अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं और पैसा किसको जाता है? 60 करोड़ रुपए रिश्वत इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जाता है। तो जांच तो मोदी जी की होनी चाहिए, जांच तो भाजपा की होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी की क्यों? और ये देश के लोग, दिल्ली के लोग जब अपने प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछने जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर दूर उन पर लाठियां भाजी जा रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा जनतंत्र है? मोदी जी आप डरे हुए हैं, आज पूरा देश देख रहा है। तो मोदी जी डरे हुए हैं, ये लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं और ये तस्वीर मैं आपको लगातार दिखाता चलूं कि ये देखिए जैसे जैसे लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, चाहे महिला कार्यकर्ता हो, चाहे वो तमाम जो बुजुर्ग कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कई सारे हमने देखे कि कुछ बुजुर्ग कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे थे, उनको भी यहाँ से हटने की हिदायत दी गई कि किसी प्रकार की कोई चोट न लगे, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो नहीं हटे तो उनको यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए तमाम लोगों को यहाँ से हटने की कहा गया है और जो लोग नहीं हट रहे हैं उन्हें जबरन इस तरीके से सामने आप देखें कि एक के बाद एक कई सारी बसें यहाँ से अब तक निकल चुकी है, 5 से 6 बसें यहाँ से निकल चुकी है। बिल्कुल ठीक है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थकों को यहाँ से डिटेन करके ले जाया जा रहा है। दीपक ये जानकारी दे रहे हैं। दीपक और बिलाल दोनों ही हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। अरविंद केजरीवाल से लगातार ईडी की पूछताछ हो रही है और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से उस कैबिनेट नोट को लेकर भी पूछताछ हुई है जिसे शराब नीति के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने तैयार किया था। सूत्रों के मुताबिक वो कैबिनेट नोट अभी तक ईडी को नहीं मिला है।
सूत्रों के मुताबिक उस कैबिनेट नोट में सुझाव और लीगल ओपिनियन भी था। लीगल ओपिनियन में आबकारी नीति न बदलने की सिफारिश की गई थी। अब इसको लेकर भी पूछताछ अरविंद केजरीवाल से ईडी की। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईडी ने केजरीवाल से उस कैबिनेट नोट को लेकर भी सवाल पूछा जिसे शराब नीति के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने तैयार किया था। सूत्र ये बता रहे हैं कि वो कैबिनेट नोट अभी तक ईडी को नहीं मिला है और कैबिनेट नोट में सुझाव और लीगल ओपिनियन भी था। अब इस नोट के बारे में क्या जानकारी हासिल करना चाहती है ईडी, ये जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी वरुण जैन जुड़ चुके हैं। वरुण, ये कहा जा रहा है कि जिस एक्साइज डिपार्टमेंट ने तैयार किया था जिस शराब नीति के लिए, उस नोट को लेकर भी पूछताछ हो रही है या फिर हो गई है अरविंद केजरीवाल से? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ हुई उस दौरान उस कैबिनेट नोट के बारे में भी पूछा गया। इस कैबिनेट नोट को एक्साइज डिपार्टमेंट ने तैयार किया था और 28 जनवरी 2021 को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके सामने रखा था। सूत्र कह रहे हैं कि अभी जब सर्च ऑपरेशन केजरीवाल के घर पर भी चलाया था, इससे पहले भी कई बार सर्च चल चुके हैं, ये कैबिनेट नोट अभी तक ईडी के हाथ नहीं लगा है। इस कैबिनेट नोट के अंदर जो स्टेक होल्डर्स के सुझाव, कमेंट्स और साथ ही लीगल ओपिनियन थी और 3 लीगल ओपिनियन थी जिसमें यह बात कही गई थी कि आबकारी नीति को जैसा है वैसे रहने दिया जाए, इसे ना बदला जाए। और बाद में इस जो नोट है उसको जो केजरीवाल का रेजिडेंस है वहां पर जो ऑफिस है उनका, वहां पर भेजा गया था और उसके बाद से ये जो नोट से वापस नहीं जो अधिकारी थे उन तक पहुंचा, नहीं एक्साइज डिपार्टमेंट तक पहुंचा। तो आखिरकार जो ये नोट था ये कहाँ गायब हो गया, किसने गायब कर दिया और इसे क्यों गायब करा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल ठीक है वरुण, ये कैबिनेट नोट कहाँ गायब हो गया, किसने गायब किया, इसको लेकर ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई है ईडी की तरफ से। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी उम्मीदवार अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत के चुनाव आयोग से अपमानजनक टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और पार्टी नेता एचएस अहीर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कंगना के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर महिलाओं की गरिमा के खिलाफ इसको बताया गया और कार्रवाई की मांग की गई है। जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। एक्चुअली हम सोचते हैं कि क्योंकि कांग्रेस में सोनिया जी हमेशा एक उच्च स्तर पर रही हैं और एक महिला होने के नाते वो अपने कांग्रेस के जो भी नेता हैं, चाहे वो अहीर हैं या ये हैं श्रीनाते जी, इनके अगेंस्ट कुछ स्टेप लेंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज़ कर सकती है, और बहुत डिग्निटी से उन्होंने रिप्लाई दिया कंगना जी ने। तो बीजेपी तो लगातार हमलावर है ही। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी चुनाव आयोग से सुप्रिया श्रीनेत पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए कंगना ने सुप्रिया को क्या जवाब दिया है। कंगना रनौत का सुप्रिया श्रीनेत पर हमला, आपको बताएं। डियर सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 सालों में मैंने हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, और साथ ही मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी फिल्म में एक राक्षस तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक की भूमिका मैंने निभाई है। और साथ ही हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में उत्सुकता से ऊपर उठना चाहिए। अब ये जवाब दिया गया कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत को। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या हालातों को दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, ये उन्होंने कहा। और देखिए अब लगातार बीजेपी हमलावर है इस पूरे की मामले को लेकर। महिला सम्मान से इसको जोड़ा जा रहा है। नीरज पांडे मेरे सहयोगी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, बीजेपी तो लगातार हमलावर है सुप्रिया श्रीनेत को लेकर भी, कांग्रेस पार्टी को लेकर भी, लेकिन अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया। एक लेटर चुनाव आयोग को लिखा गया है कार्रवाई को लेकर।
देखिए, जब से ये मामला सामने आया तब से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना विरोध जताया है। कंगना रनावत ने खुद इस पर विरोध दर्ज किया है। अब नेशनल वुमेन कमीशन ने भी इस पर ऑब्जेक्शन फाइल किया है और बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है। हो सकता है अगले कुछ घंटों में उसमें FIR भी रजिस्टर हो जाए। मैं आपको एक बात बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कंगना रनावत शाम को मुलाकात करेंगी। चूंकि वो दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली में वो मुलाकात करने के बाद आगे की रणनीति पर बात करेंगी। लेकिन इतना जरूर है कि हिमाचल की राजनीति में कंगना रनावत के एंट्री मात्र से वहां पर इस समय हलचल तेज हो गई है और इस बार मुझे लगता है कि मंडी का चुनाव बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। जी बिल्कुल, लेकिन अब इसमें बचाव करना नीरज बहुत मुश्किल हो रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि अब सीधे सीधे बीजेपी ने इसको महिला सम्मान से जोड़ दिया। एक तो मौका चुनाव का है और ऊपर से इस तरीके से बयानबाजी महिला को लेकर जो पोस्ट भी किया गया, अब बचाव कर पाना मुश्किल सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पार्टी के लिए। निश्चित रूप में मुश्किल है, क्योंकि महिलाओं का एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर नेता को बहुत संयमित भाषा में जवाब देना होता है। ऐसे में जब कंगना रनावत खुद एक एक्ट्रेस हैं, बड़ा फिगर हैं और उन पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी, उनकी फोटो लगाना और उसके बाद भले सुप्रिया श्रीनेत इस पर अपना बयान दे रही हों और कह रही हों कि मेरा हैंडल कोई और भी चलाता है, ऑपरेट करता है और शायद उसने लिख दिया हो, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं होता है। क्योंकि आपके ट्विटर हैंडल या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जब भी कोई बात सामने आती है तो वो आपका ही माना जाता है। भले आप किसी के जरिए उसे ऑपरेट करा रहे हो या किसी को आपने रख रखा हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कंटेंट जो जा रहा है वो आपके नाम पर जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद अपना शायद ट्वीट ना करते हो, उनकी टीम का कोई करता हो, लेकिन अगर प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से कुछ इस तरह का ट्वीट हो जाता तो प्रधानमंत्री का ही माना जाता। तो सुप्रिया श्रीनेत इससे कैसे अलग हो सकती हैं? सुप्रिया श्रीनेत इससे कैसे अपने आप को अलग करके देख सकती हैं? बयानबाजी बिल्कुल ठीक है, अगर आपके हैंडल से कोई ट्वीट होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है। वो ट्वीट अच्छा हो या फिर बुरा हो, दोनों की जिम्मेदारी आपको लेनी ही पड़ेगी। अब सुप्रिया श्रीनेत की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। शुक्रिया नीरज आपका पूरी जानकारी के लिए। देखिए, कंगना पर पोस्ट के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी है, जिस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी पलटवार किया। सुनवाते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? भारतीय जनता पार्टी भारत के कलाकारों का सम्मान करती है, भारत की महिलाओं का सम्मान करती है। पूरे मामले को लेकर वार पलटवार और प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ सकती हैं, ये कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चाहती है कि प्रतिभा सिंह लोकसभा चुनाव लड़े। अब ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ये चाहती है कि प्रतिभा सिंह लोकसभा चुनाव लड़े और पार्टी के दबाव में प्रतिभा सिंह ने अपने फैसले पर पुनर्विचार वो कर रही हैं। ज्ञानेंद्र कुमार हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश की हिमाचल प्रदेश की प्रतिभा सिंह, अब ये कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ सकती है मंडी से। क्या डिटेल्स है? बिल्कुल, देखिए, इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रतिभा सिंह मंडी सीट से फिलहाल सांसद हैं और इस बार लोकसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ने का मन बनाया था और अपनी जो इच्छा थी वो पार्टी लीडरशिप को भी बता दी थी। इसके पीछे वजह थी जो अदावत है हिमाचल कांग्रेस में सुखविंदर सिंह सुक्खू बनाम वीरभद्र परिवार, वो एक बड़ी वजह थी। प्रतिभा सिंह को लग रहा था कि साल भर में सुक्खू सरकार ने ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसकी बदौलत जनता के बीच जाकर के वोट हासिल किया जा सकता है। इसी वजह से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाया था। पार्टी को बता भी दिया था, हालांकि
सार्वजनिक तौर पर उन्होंने जो उपचुनाव होने हिमाचल में उसको वजह बताई थी। लेकिन अब एक बड़ी खबर यह है कि प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि कंगना रनौत की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद जो एक फीडबैक आया है वीरभद्र परिवार के पास, ऐसे में प्रतिभा सिंह के नजदीकी लोगों को लगता है कि वो चुनाव जीत सकती हैं। कंगना बनाम प्रतिभा में प्रतिभा सिंह का पलड़ा जो है वो भारी रहेगा, ऐसा प्रतिभा सिंह को लगता है। और यही वजह है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रही हैं। पहले से भी कांग्रेस चाहती थी कि प्रतिभा सिंह ही चुनाव मैदान में उतरे। पार्टी उन पर दबाव भी बना रही थी कि वो अपने फैसले को रिकंसिडर करें। और अब बड़ा अपडेट यही है कि प्रतिभा सिंह अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रही हैं और जल्दी तस्वीर साफ हो सकती है। संभावना यही है कि प्रतिभा सिंह लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और ऐसे में मंडी में मुकाबला प्रतिभा सिंह बनाम कंगना रनौत का देखने को मिल सकता है। जी, बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आज तस्वीर साफ हो सकती है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज शाम दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की बैठक होनी है। इस बैठक में सीट बंटवारे पर आखिरी मुहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर यह कहा जा रहा है कि आज तस्वीर साफ हो सकती है और आज शाम को दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की बैठक होने वाली है। दिल्ली में जो बड़ी बैठक आज होने वाली है बिहार को लेकर, इस पर आइए विस्तार से बात करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। जैनेंद्र मेरे साथी जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, आज ये लग रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर, बंटवारे को लेकर बात बन जाएगी आरजेडी और कांग्रेस के बीच में? बिल्कुल, हमें उच्च सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बीच दिल्ली में आज शाम एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में सीट बंटवारे का जो फार्मूला है उस पर मुहर लग सकती है। और इसके बाद बिहार में इंडिया गठबंधन में जो सीट बंटवारे की तस्वीर है जिस पर अब तक सस्पेंस है वो साफ हो सकती है। देखिए, कहानी अभी भी हालांकि वहीं अटकी हुई है। आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को जो फाइनल ऑफर है वो 8 सीटों का है। कांग्रेस अभी भी 9 से 10 सीट पर अड़ी हुई है। इसीलिए नजरें आज शाम की बैठक पर टिकी हुई है कि क्या इसमें आम सहमति बन पाती है। हालांकि सूत्रों का संकेत यही है कि बात बन जाएगी और दोनों दल जो है वो सीट बंटवारे को लेकर के एक आम सहमति तक पहुंच जाएंगे। अगर आपके पास समय हो तो हम दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं कि कांग्रेस को ऑफर क्या है आरजेडी की तरफ से। मैंने आपको बताया 8 सीटों का ऑफर है, उसमें सासाराम, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर और शिवहर में से कोई एक सीट, भागलपुर, सुपौल, किशनगंज और पश्चिम चंपारण, ये 8 सीटें हैं जो आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को ऑफर की गई हैं। कांग्रेस इसके अलावा 2 और सीटें मांग रही है, कटिहार और पूर्णिया। ये दोनों सीटें कांग्रेस की पुरानी सीट रही है जिस पर इस बार आरजेडी दावा कर रही है। पूर्णिया के लिए तो कांग्रेस ने पप्पू यादव को शामिल भी करवाया, लेकिन अब तक पूर्णिया सीट पर से आरजेडी ने अपना दावा नहीं छोड़ा है। तो पूर्णिया और कटिहार पर अभी भी पेंच अटका हुआ है। इसके अलावा जो 8 सीटें हैं इस पर दोनों पार्टियां लगभग सहमत हैं। देखना यही है कि क्या ये जो आखिरी दौर की बार्गेनिंग होगी उसमें कांग्रेस कुछ और हासिल कर पाएगी आरजेडी से या नहीं। जो भी स्थिति हो, आज शाम को तस्वीर दोनों दलों की तरफ से साफ कर दी जाएगी, इसके पूरे संकेत हैं। जी,